हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति ये आपके 10th स्टैंडर्ड तक आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं, कुछ रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। देखो, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है कि अपन एक फ्री स्पेस के अंदर यदि किसी बिंदु की स्थिति बताना चाहें तो उसके लिए अपन निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। अपन विद रेस्पेक्ट टू अदर ही किसी वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। अपन ऐसे बगैर किसी प्रीफ्रेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का स्थिति का आकलन करना संभव नहीं हो पाता है। तो अपन ये कहते हैं कि जैसे कोई बिंदु है निर्देश तंत्र में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये आपका पड़ा हुआ है, तो निर्देश तंत्र में ये अपन कहते हैं जैसे कोई बिंदु है पी, जिसके लिए अपन ने निर्देशांक बता रखे हैं x1 y1। तो अपन ये कहते हैं कि कोई वस्तु है वो बिंदु P पर स्थित है, तो अपन ने वो स्थिति बताई, वो स्थिति अपन ने कोऑर्डिनेट्स के सापेक्ष बता दी। x1 y1 वो उसकी पोजीशन है, और इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर मैं आगे डिफाइन करूँगा, वो भी आपको इसी के बेसिस पे समझना पड़ेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि निर्देशांक ज्यामिति को अपन अच्छे से समझ लें। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, जहाँ पे अपन कुछ निर्देश लेके उसके सापेक्ष अपन वस्तु की या ऑब्जेक्ट की स्थिति को अपन क्या करते हैं, डिफाइन बताते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी कण की स्थिति को बताने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। फॉर्मली देखो, लैंग्वेज में अपन बात करें, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए दाएं हाथ के नियम के आधार पर या दाएं हाथ के नियम पर आधारित अपन निर्देश तंत्र क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। या दाहिने हाथ के नियम का बेसिस क्या है, बेसिस ये है, दाहिने हाथ की डायरेक्शन में क्या होता है, धनात्मक एक्स एक्सिस लेते हैं अपन, उसी के बेसिस पे उसके रेसिप्रोकल मतलब विपरीत दिशा में अपन क्या लेते हैं, ऋणात्मक एक्स एक्सिस लेते हैं। लेकिन वस्तु की स्थिति के लिए इनिशिएशन क्या हो गया, दाहिने हाथ की डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इस निकाय में अपन समझने की कोशिश करें कि होता क्या क्या है निर्देश तंत्र के अंदर। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है निर्देश तंत्र का मूल बिंदु। मूल बिंदु पे अपन निर्देश तंत्र में मूल बिंदु को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, मूल बिंदु की स्थिति बताने के लिए अपन 0 निर्देशांक यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया अक्ष अथवा अक्षों से। अब एक अकेला अक्ष, यदि अपन किसी कण की स्थिति केवल एक ही डायरेक्शन में बताना चाहें तो अपना एक अक्ष से काम हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन से काम हो जाएगा। यदि अपन को किसी तल में कण की स्थिति बतानी है, किसी तल में किसी कण की या किसी बिंदु की स्थिति बतानी है, तो तल के लिए आपको द्विमीय निर्देश तंत्र मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे यदि अपन फ्री स्पेस के अंदर, खुले अंतरिक्ष के अंदर किसी कण की स्थिति बताना चाहें तो उस सिचुएशन में अपन को त्रिविमीय या यूं कहिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इस चीज़ को और स्पेसिफाई कर लेते हैं अपन। स्पेसिफाई करने के लिए है क्या अपने पास, देखो, किसी दी गई रेखा पर स्थित अथवा एक निश्चित दिशा में स्थित बिंदु की स्थिति बताने के लिए केवल एक निर्देशांक आवश्यक है। आप किसी भी रेखा पर यदि पोजिशन्ड है कोई बिंदु आपका, या फिर निश्चित दिशा में कोई बिंदु है, उसकी स्थिति बताने के लिए केवल एक निर्देशांक आवश्यक है। यदि यह बिंदु तल में हो तो दो निर्देशांकों, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, यदि किसी तल में हो तो दो निर्देशांकों की अपन को आवश्यकता होगी। और यदि यह समष्टि मतलब फ्री स्पेस के अंदर हो, फ्री स्पेस का मतलब है खुले अंतरिक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी कण विद्यमान हो आपका या बिंदु विद्यमान हो तो उसको स्थिति बताने के लिए तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसको त्रिविमीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। ठीक है, यदि तल की बात कर रहे हैं तो तलीय या द्विविमीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। ठीक है, चलो मूल बिंदु के लिए क्या बताया, मूल बिंदु जिसको अपन ओरिजिन भी कह सकते हैं, यह एक स्थिर बिंदु है, नॉट मूवेबल पॉइंट, स्थिर बिंदु है। ठीक है, जो हमारी सुविधा अनुसार हो सकता है। सभी माप इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही लेते हैं। आप जो भी मेजरमेंट्स लेोगे कि कण की स्थिति
डायरेक्शन में कितना है वो यहीं से मेजरमेंट्स आपके स्टार्ट होंगे। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है वो यहीं से मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। मूल बिंदु के लिए जो निर्देशांक अपन डिफाइन करते हैं वो क्या है, 0 0 है। तो 0 से ही आपका आगे मेजरमेंट्स आपके काउंट होंगे। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ही अपन कण की स्थिति बताएंगे। मैंने कहा कि किसी भी कण की स्थिति बताने के लिए यदि आपके पास कोई दूसरा कण या कोई दूसरा वस्तु नहीं है ना, तो आप उस वस्तु के लिए नहीं बता सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझें। यदि आप किसी कण की स्थिति बताते हो ना, तो वो या तो किसी दूसरे कण के सापेक्ष बताओगे या किसी स्थिति के सापेक्ष बताओगे। और यहाँ पे मूल बिंदु वही स्थिति है जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को आप बताओगे। कण आपका मूवेबल है कि नहीं, गतिशील है कि नहीं, वो कैसे बताओगे आप। यदि कण आपका समय के साथ एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाता है तो अपन क्या कहेंगे कि कण गतिशील है। यदि कण समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलता है, जहां पे वहीं पे रहता है, तो उसके आधार पे अपन क्या कहेंगे, कण स्थिर है। तो कण के लिए बहुत सारी आपको चीज़ें डिफाइन करनी है। तो कण की स्थिति अपन को बताना ही पड़ेगा, और उस कण की स्थिति या बिंदु की स्थिति बताने के लिए अपन को निर्देश तंत्र को समझना ही पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी वजह से मैं निर्देश तंत्र को फिर से समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, एक्सिस की बात करें, अक्ष एक एक्सिस भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक सरल रेखा की दिशा में या एक ही दिशा में आपको कण की स्थिति बतानी है तो एक अक्ष से काम हो जाएगा। यदि किसी तल में कण की स्थिति को बताना है, तल जिसे कागज पे आप लिखते हो तो वो कागज का तल हो गया। जिस तल में आप कण की स्थिति बता रहे हो उस तल के लिए आपको दो निर्देश अक्षों की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यदि आप फ्री स्पेस में बताते हो तो उस सिचुएशन में 3 अक्षों की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, चलो जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले किसी भी निश्चित दिशा को अक्ष के रूप में लिया जाता है, एक्सिस के रूप में लिया जाता है। ठीक है, यदि एक बिंदु की स्थिति अथवा सभी बिंदुओं की स्थितियां हमेशा निश्चित दिशा में हो तो केवल एक अक्ष की आवश्यकता होती है। यही तो बात मैं समझा रहा हूं। इसको सामान्यतः अपन क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको सामान्यतः क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। यदि सभी बिंदुओं की स्थितियां हमेशा एक तल में हो, सभी बिंदुओं की स्थिति क्या हो, एक तल में हो, तो दो लंबवत अक्षों की आवश्यकता होती है। मूल बिंदु से ही ओरिजिनेट होते हैं, मूल बिंदु से ही खींचते हैं अपन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, आइदर अपन बात करें जेड एक्सिस की तो जेड एक्सिस को। ठीक है, जिन्हें सामान्यतः देखो दो लंबवत अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें सामान्यतः एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस कहते हैं। यदि बिंदु समष्टि में हो, फ्री स्पेस में हो, खुले अंतरिक्ष में हो, तो उसकी स्थिति बताने के लिए हमें 3 लंबवत अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बात इसको समझना है 3 लंबवत अक्ष कैसे हो सकते हैं, भाई 2 लंबवत अक्ष तो अपन ने देखा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, लेकिन एक तीसरा अक्ष आपका और होगा। ये तीनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। यदि इसको और अच्छे से समझना है तो आप अपने कमरे का एक कोना देख सकते हो, कॉर्नर देख सकते हो। 3 डायरेक्शन में कोना जाएगा और तीनों एक दूसरे के क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, त्रिविमीय निर्देश तंत्र बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अक्ष वाई तल में देखो अपन किसी बिंदु की स्थिति को डिफाइन करेंगे। अक्ष वाई तल में आप किसी बिंदु पर स्थिति को डिफाइन करेंगे, स्थिति को बताएंगे कि कैसे, देखो ये चीज होती है। चलो अब फिर से देखते हैं इसको। देखो अक्ष वाई तल में मतलब एक तल में, वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लेन। ठीक है, दैट्स वाई एक बिंदु की स्थिति बतानी है। देखो कोई बिंदु है या कोई कण ले लो, ठीक है, कण की बात कर लेता हूँ मैं। कोई कण यहाँ पे विद्यमान है मूल बिंदु पर, तो इसके निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या बताए जाएंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 0 और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी 0। अब मान लो कि ये कण यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ चला गया, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ आ गया, यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो इसने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की, अक्ष दूरी तय की। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की, अक्ष दूरी तय की। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसने कितनी दूरी तय की, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसने मान लो कि वाई दूरी तय की।
बात समझ में आई? तो यहाँ पे एक्सिस की दिशा में कण की स्थिति क्या है, अक्ष, और वाई एक्सिस की दिशा में कण की स्थिति, मान लो कि एक्स एक्सिस की दिशा में इसने कितना ट्रेवल किया, 2 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस की दिशा में कितना ट्रेवल किया इसने, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कण के निर्देशांक क्या बताएंगे, एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस का स्थिति बताना पड़ेगा, फिर कोमा, फिर वाई एक्सिस की स्थिति। तो 2,4 ब्रैकेट में अपन निर्देश स्थिति को बताते हैं। ये मूल बिंदु के सापेक्ष बताया गया नई कण की स्थिति को। बात समझ में आई? पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। और कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इस डायरेक्शन के अंदर एक्सिस के डायरेक्शन में कण ने कितनी दूरी तय की है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कण ने कितनी दूरी की है। तो यही बात आपको स्थिति के रूप में परिभाषित करनी है। ध्यान रहे, मूल बिंदु के सापेक्ष अपन स्थिति को बताते हैं। काहे के सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष अपन स्थिति को बताते हैं। ठीक है, चलो, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसको और डिफाइन कर लेते हैं। एक बिंदु की स्थिति को अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश अथवा समांतर इसकी मूल बिंदु से दूरी से व्यक्त करते हैं। मैंने ये तो कहा मूल बिंदु से कितनी दूरी, अक्ष, इधर मूल बिंदु से कितनी दूरी है, वाई। यहाँ अक्ष निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक क्रम से क्या कहलाते हैं, अक्ष एक्सिस का जो निर्देशांक होता है उसको तो भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं, कोटि। तो पहले भुज को डिफाइन करेंगे अपन, कोमा लगा के फिर कोटि को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे दूरी के सूत्र को। कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम को। यहाँ देखो कोई कण है ना, वो इनिशियली किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर है, यहाँ इस बिंदु पे। तो यहाँ पे इसकी स्थिति कैसे बता रखी है, x1, y1 से स्थिति बता रखी है। ठीक है, पता चला कुछ समय के बाद ये कहाँ चला जाता है, बिंदु बी पर चला जाता है, जहाँ इसकी स्थिति कैसे बता रखी है, x2 y2 से बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच, बिंदु ए व बिंदु बी, या यूं कहिए दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2 के मध्य दूरी अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से। ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास में बता दिया जाता है। यहाँ अपन एक्सपेंड करेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब जेड एक्सिस के लिए, और एक्सपेंड कर देंगे इसको। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 10th क्लास में आपको बताया जाता है। लेकिन समष्टि में बात करें, मतलब फ्री स्पेस की बात करेंगे, तो तीसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस और आ जाता है आपका। तो वहां पे इसमें फॉर्मूले में क्या, रूट के अंदर क्या जुड़ जाता है, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला याद रखना। देखना जब वेक्टर को अपन डिस्कस करेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन करने वाले हैं। चलो, अब ये हो गया, तो आगे डिस्कस करते हैं। रेखा का ढाल अपन कैसे कैलकुलेट करें, स्लोप कैसे कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है। देखो, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, ए x1 y1 और दूसरा x2 y2। इनको मिलाने वाली रेखा का ढाल m किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जो परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे y एक्सिस में परिवर्तन डेल y, भाई बिंदु ए से बी तक जा रहा है कण, तो बिंदु ए से बी तक जाएगा, तो बिंदु ए से बी तक जाएगा कण, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखो क्या परिवर्तन हो रहा है, डेल एक्स। निर्देशांक कहाँ, x1 से कहाँ चला गया, x2 तक चला गया। स्थिति क्या है, x1 पे थी पहले, फिर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दूरी बढ़ के क्या हो गई, x2 हो गई, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। वैसे यदि y एक्सिस की डायरेक्शन में देखो, तो यहाँ पे देखो y1, y एक्सिस की डायरेक्शन में दूरी क्या है, y1, डैश 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 दिखा रखी है ना ये, और यहाँ बिंदु बी की स्थिति में दूरी क्या है, y2, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो रहा है और y एक्सिस की डायरेक्शन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ढाल कैसे ज्ञात करोगे आप, ढाल ज्ञात करने का एक आसान तरीका है कि आपका जो कोटि में परिवर्तन हो रहा है, कोटि में परिवर्तन किसके सापेक्ष, भुज में परिवर्तन के सापेक्ष। एक्स एक्सिस के लिए अपन ने क्या कहा था, भुज, और वाई एक्सिस के लिए कोटि कहा था। तो यहाँ पे देखो कैसे निकाला है,
यहाँ पे देखो कैसे निकाला है, y2 माइनस वाई वन, सॉरी y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। और एक तरीके से देखें तो ये एक तरीके से आपका याद हो, मैंने अवकलज के रूप में बताया था, y एक्सिस में अक्स एक्सिस के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, और इसको अपन tan थीटा से डिफाइन करते हैं। यदि दोनों अक्स एक समान पैमाने पर हो तो ये फॉर्मेशन वर्क करता है। पता चले एक पैमाना है सेंटीमीटर में और एक मीटर में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम, दोनों को सेम पैमाने पे लेना पड़ेगा, दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों मीटर में हो, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। जहाँ थीटा रेखा द्वारा धनात्मक अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, और धनात्मक अक्ष के साथ बनाया गया कोण भी किस साइड में, दाईं साइड में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दाईं साइड में बनाया गया कोण। ये जो आपकी रेखा है ना, ये जिसकी बात करें आप, इसके अक्ष एक्सिस के ऊपर दाईं साइड में बनाया गया कोण, इधर ये बनाया गया कोण लेना है। इस कोण का टेंजेंट आप कह सकते हो या स्पर्शज्या कह सकते हो। ये क्या होता है, इस रेखा का ढाल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट वी डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। आइए एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं अपन। आपको कोई बिंदु दे रखा है, इसके लिए भुज तथा कोटि ज्ञात करो। तो आपका भुज तो क्या हो जाएगा, अक्ष निर्देशांक, तो ये तो हो गया भुज अक्ष निर्देशांक, तो ठीक है। और कोटि क्या हो जाएगा, वाई निर्देशांक, ये हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, यदि बिंदुओं, आपको बिंदु ये दे रखा है और ये बिंदु दे रखा है, के मध्य दूरी आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूले में डी का मान आपको दे रखा है, तो डी का मान यहाँ यूज कर लो। और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 9, तो प्लस 9 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो -9 का स्क्वायर होगा, -9 करोगे तो 9 + 3 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे y2 माइनस y1 3 माइनस a करना पड़ेगा, इसको सोल्व कर लो, a का मान आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, क्या कह रहा है, एक कुत्ता एक बिल्ली को पकड़ना चाहता है। कुत्ता कौन से पथ का अनुसरण करता है, y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। जबकि बिल्ली पथ जिसका समीकरण ये है इसका अनुसरण करती है, बिल्ली इसका अनुसरण करती है। बिल्ली को पकड़ने के संभव बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब बिल्ली को पकड़ेगा तो कुत्ता और बिल्ली दोनों एक जगह होंगे, तो कॉमन निर्देशांक होंगे। मान लो आपका कुत्ता बिल्ली को कहाँ पकड़ता है, x1 y1 पोजीशन पे पकड़ता है, तो इस समीकरण में भी x1 y1 कर दो और इस समीकरण में भी x1 y1 कर लो। दोनों समीकरणों को फिर सरल कर लो, x1 और y1 का मान कैलकुलेट कर लो। देखो कैसे कर रखा है, इसको कुछ भी नहीं किया इसमें देखो, माना x1 y1 बिंदु पर पकड़ता है, तो इस समीकरण में भी x1 y1 कर दिया इसमें, और इस समीकरण में भी x1 y1 कर दिया। अब दो समीकरण है आपके पास, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x1 बराबर y1, तो यहाँ पे y1 की जगह क्या रख दो, x1 रख दो, तो 2x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 है तो x1 स्क्वायर 4, तो x1 का मान क्या आ गया, +-2। अब आपको पता है x1 बराबर y1, तो या तो 2 ++ ले लो, +2 +2, या ये स्थिति होगी या ये स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अलजेब्रा को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अलजेब्रा से जुड़ा हुआ, द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको मैं और अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है वो, देखो आपको यदि कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² + bx + c, तो यहाँ इस द्विघात समीकरण के अंदर आप यदि मूल निकालते हो तो व्यापक हल तो क्या होता है, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। लेकिन इसके मूलों की बात करें तो एक मूल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है ना, एक मूल में तो यहाँ पे प्लस यूज कर लो और एक मूल में माइनस यूज कर लो, ये आपके मूल हैं। मूलों का योगफल जब आप निकालते हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब मूलों का आप योगफल निकालते हो ना, दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या निकल के आएगा,
जोड़ के देख लेना, एलसीएम कॉमन आएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, बाकी कट जाएगा, आपका -b/a आएगा। और मूलों का गुणनफल जब आप निकालते हो ना, तो मूलों का गुणनफल ये निकल के आता है। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और है। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है कि वास्तविक हलों के लिए यदि आपको समीकरण के वास्तविक हल चाहिए तो उसके लिए b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यदि काल्पनिक हल चाहिए तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक वैल्यू यदि रूट के अंदर आएगी तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा आपको? काल्पनिक ही मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान रखना, यदि लेस देन b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको जो हल मिलेंगे या जो मूल मिलेंगे ना, वो इमेजिनरी मिलेंगे, ठीक है। और यदि धनात्मक है तो आपको वास्तविक हल मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसको डिस्कस करो। ये समीकरण आपको दे रखी है तो इसको हल करना है। करना क्या है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू देख लो। ये वैल्यूज आप फॉर्मेशन है आपके पास तो हल निकाल लो। अक्स की दो वैल्यू आगे, एक मूल तो 3/2 आ गया और दूसरा मूल -4 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। फॉर्मूले में रूट के अंदर 121 आ रहा है तो -5 + -11/4। इसको सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3/2 और एक -4। x1 का मान, x2 का मान आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सरल रेखा में गतिशील कण की चाल आपको दे रखी है। ये गतिशील कण की आपको चाल दे रखी है v = t² + 3t - 4, जहाँ पे v मीटर पर सेकेंड में है और t सेकेंड में है। क्या फर्क पड़ता है? मात्रक आपको दे रखे हैं, उससे आपको समीकरण दे रखी है v = t² + 3t - 4, ठीक है। वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण क्षणिक रूप से विराम अवस्था में आता है। वो समय ज्ञात करना है। जब विराम अवस्था में आए तो v को क्या कर दो? 0। तो v को 0 कर दिया तो इस समीकरण के बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करो, t का मान निकाल लो। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण आ गया। इसमें a का मान तो 1 है, b का मान है 3 और c का मान है -4। तो द्विघात समीकरण फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेट कर लो, तो t का मान 1 आ गया और -4। अब समय का मान ऋणात्मक तो हो नहीं सकता, तो ये तो -4 तो हो नहीं सकता, तो t का मान क्या आएगा? 1 सेकेंड। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, साथ में प्रैक्टिस हो जाती है ना क्वेश्चंस की तो ठीक रहता है, एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्ट कर जाता है। चलो नेक्स्ट देखो। क्या कह रहा है ये? एक सरल रेखा में गतिशील कण की चाल v और t ये समीकरण में दे रखा है आपको। t² + 100 = 2vt। इसको सही तरीके से अरेंज कर लो आप। ये समीकरण क्या हो जाएगी? t² - 2vt और +100 = 0। ये समीकरण हो गई। v के संभव धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। जब धनात्मक मानों की बात कर रहे हो, मतलब आप वास्तविक मानों की बात कर रहे हो, तो वास्तविक मानों के लिए मैंने क्या कहा था? b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो यहाँ पे फॉर्मेशन रख लो। इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे v - 10 और v + 10, तो v का एक मान तो क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल 10, और दूसरा v लेस देन और इक्वल -10। तो यहाँ पे धनात्मक मानों की बात हो रही है तो v का मान क्या होना चाहिए? 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लो, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के साथ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे समझा दिया। फिर से नई क्लास में नया कंसेप्ट होगा, नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। पीछे धीरे धीरे इन कंसेप्ट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं तो इनको आप इकट्ठे मत कीजिएगा, धीरे धीरे सारी कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। अभी आपको यूँ लगेगा कि कुछ नहीं है ये, लेकिन बाद में जब आप फिजिक्स के लिए जाओगे तो पता चलेगा कि ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।